बुंदे लो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हमने ये गीत अपना बहुत बचपन से सुनते हुए चले आ रहे हैं। ये एक लोक गीत है जो अक्सर हमने सुना भी है और हमने सुनाया भी है। ठीक है, तो क्या आप लोग जानते हैं कि ये हमारे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लोकगीत। हमारे हिंदुस्तान में हमारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के लोकगीत होते हैं। जैसे पंजाब के अलग होते हैं, महाराष्ट्र के अलग होते हैं, गुजरात के अलग होते हैं, राजस्थान के तो बहुत ही फेमस लोकगीत होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लोकगीत होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जो लोकगीत होते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में भी लोकगीत होते हैं जिसको हम कहते हैं बैलेट। तो वेलकम टू माय चैनल ग्रामर विद हाशमी। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। मैं जो हूँ फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, जो हमारी लिटरेचर में जो पद की, जो कविता की विधाएं, उसके बारे में मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में आपको एलेजी बता दिया है, एपिक बता दिया है, ओड बता दिया है। ठीक है, और शायद यही 3 चीज़ें हैं जो शायद मैं बता चुकी हूँ। लेकिन आज जो है मैं आपको बैलेट पढ़ाने जा रही हूँ। बैलेट को हिंदी में हम लोकगीत कहते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो है हम गो थ्रू जाते हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बैलेट। ठीक है, तो द डेफिनेशन ऑफ बैलेट इज, देखिए मैं बोर्ड से हट चुकी हूँ सामने से, तो आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, जिससे बाद में आप इसको अपनी नोटबुक्स पर लिख सकें। ठीक है, चलिए चलिए डेफिनेशन देखते हैं। अ बैलेट इज ए शॉर्ट नरेटिव पोएम originally intended to be sung, which tells a story in a simple, direct language. It is usually focus on a single tragic or heroic incidents. मतलब ये है कि बैलेट जो है एक छोटी सी नरेटिव पोएम होती है। इंटेंटेड माने होता है जिसका इरादा। ठीक है, मतलब इसका इरादा होता है गाने का, जिसके अंदर एक स्टोरी बताई जाती है बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज में, जिससे कि उनके जो रीडर्स हैं कैन अंडरस्टैंड इजीली। इट इज़ यूजुअली फोकस, किस पर फोकस होती है? या तो कोई ट्रेजिक स्टोरी होगी या कोई हमारी हीरोइक स्टोरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बुंदे लो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये किस पर आ गई? हमारी एक हीरोइक स्टोरी हो गई। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि बैलेड क्या है, बैलेड है ए बैलेड इज ए सॉन्ग पोएम। क्या है? सॉन्ग पोएम है दैट टोल्ड ए स्टोरी, जो एक कहानी बताती है। ठीक है, तो अभी हमें ये समझ आ गया कि बैलेड क्या है। क्लियर? अब हमें ये देखना है कि बैलेड का ओरिजिन का कहाँ से हुआ। ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें जो है समझना है कि हमारा जो बैलेट है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो ओरिजिन के लिए जो है हम क्या बताते हैं कि इसमें जो इसमें भी 3 चीज़ें हैं। देखिए, इट इज ओरिजिन फ्रॉम द वर्ल्ड ओल्ड फ्रेंच, इसी का मतलब होता है फ्रेंच। ठीक है, जो हमारा फ्रेंच वर्ड है बैलेड, BALLADE। ठीक है, तो फ्रेंच में ये क्या था? बैलेड, जिसका मतलब क्या था? डांस होना। ठीक है, जब लैटिन में बात करते हैं तो ये था बैलरे। बैलरे का मीन भी क्या था? डांस करना। ठीक है, तो इन दोनों, लेकिन जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ लैटिन, लैटिन से ये आ गया फ्रेंच में, और जब ये इंग्लिश लिटरेचर में आया तो इसको कर दिया गया बैलेड। क्योंकि जो एंशिएंट टाइम हमारा था वहाँ पर जो है हम जो बैलेट को होता था वो डांस के द्वारा ही किया जाता था। लोग डांस के ज़रिए ही अपनी सारी कहानियों को बताया करते थे। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में आते आते ये बैलेट हो गया।
ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा बैलेट हो गया। अब देखिए इसके बारे में चलते हैं हम। अगला हमारा जो है वो है फादर ऑफ बैलेट। जैसे कि हर एक फॉर्म का एक फादर होता है, यानी कि उसको सबसे पहले या किसने उस चीज़ को बनाया या इजाद किया। ठीक है, तो बैलेट के मामले में क्या है कि इट हैज़ नो फादर, इसका कोई फादर नहीं है, फिक्स नहीं है। बट विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलब्रिज इज ए पॉयनियर ऑफ लिटरेरी बैलेट। पॉयनियर से मतलब होता है कि इन्होंने जो है इसको आगे जो है बढ़ाया और इसको पॉपुलर किया। ठीक है, क्योंकि बैलेट जो है हमारे जो बहुत पुरख होते थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो गाते चले आ रहे हैं उसको, तो किसी को नहीं पता कि वो किसने लिखा। ठीक है, इसका कोई भी राइटर या पोएट नहीं होता। ठीक है, कोई पोएट नहीं होता, किसी को पता ही नहीं होता, अननोन होता है। कहाँ तक, जब तक हम इसमें थे फ्रेंच और लैटिन में, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं था कि भाई ये लिखा किसके द्वारा गया है। ठीक है, तो इसका कोई भी फादर नहीं है। लेकिन अगर बैलेट के बारे में किसी का नाम अगर आगे आता है कि इसको किसने सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया या किसका सबसे ज़्यादा इसमें योगदान रहा है, तो दो नाम निकल के बाहर आते हैं। एक है विलियम वर्ड्सवर्थ का और दूसरा है सैमुअल टेलर कॉलब्रिज का। ठीक है, ये जो थी हमने अभी सीखी आपसे, अभी हमने सीखा है कि बैलेट की डेफिनेशन क्या है, ओरिजिन क्या है और इसके फादर ऑफ क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। ठीक है, अभी हमने बैलेट के बारे में डेफिनेशन सीखी और ओरिजिन सीखा। अब हम चलते हैं इसके की नोट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा डिटैचमेंट। ठीक है, क्या आता है हमारा सबसे पहले डिटैचमेंट। डिटैचमेंट से मतलब होता है कि जो इसका जो पोइट होता है या जो इसको लिखने वाला होता है वो उससे एक दूरी बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? दूरी बनाए रखता है। ठीक है, यानी कि वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता है। जो भी इवेंट होता है, जो भी इंसिडेंस होता है, जो भी स्टोरी होती है वही होती है, उसका अपना ओपिनियन इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता, यानी कि कहानी में जो होता है ज्यों का त्यों जो है उसमें लिखा जाता है, कुछ भी अलग से ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, और सेल्फ इफेक्टमेंट से मतलब होता है कि ये एक सामूहिक विचार होते हैं। कैसा होता है इसमें? ये कैसे होते हैं? समूह में होते हैं। ठीक है, ये जो है सामूहिक आवाज होती है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होती, बल्कि क्या होती है? सामूहिक आवाज होती है ये। ठीक है, तो ये जो थे हमारे तीन जो है की फीचर्स हैं किसके? बैलेट के। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कैसे पहचानेंगे भाई कि ये हमारा बैलेट है। देखिए, इसकी सबसे पहली जो विशेषता होती है वो है इसका नरेटिव नेचर। ठीक है, नरेटिव नेचर से मतलब क्या होता है? इसके अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट से मतलब क्या होता है? एक होता है बिगिनिंग, फिर मिडिल और उसके बाद एंड। ठीक है, सबसे पहले हम बिगनिंग के बारे में करते हैं। ठीक है, तो नेचर में जो है कितनी चीजें बताई मैंने। सबसे पहले बिगनिंग। ठीक है, अब बिगनिंग में क्या होता है? बिगनिंग में जो है ठीक है, बिगनिंग में क्या होता है? इसके अंदर जो कैरेक्टर्स जो होते हैं उनकी सेटिंग बिठाई जाती है, उनके बारे में परिचय दिया जाता है। ठीक है, कि कौन क्या है, कैसा है, उनकी क्वालिटीज क्या है, वो इस चीज में बिगनिंग में जो बता देते हैं। उसके बाद आता है इनका मिडिल पोर्शन। ठीक है, जो मिडिल पोर्शन होता है
इसके अंदर ये बताते हैं, इसके अंदर जो है कहानी थोड़ी सी और आगे डेवलप होती है और उसके अंदर जो है डायलॉग्स और कहानी जो है सारे संवाद वगैरह जो है उसमें आ जाते हैं और कहानी के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उस चीज को ये बताते हैं। ठीक है, यानी कि किरदारों के बीच में क्या बातचीत हो रही है, उस समस्या की शुरुआत क्यों हुई और यहाँ पर उलझने क्या है। ठीक है, और कहानी का जो है क्लाइमैक्स पर पहुँचती है, यहाँ सस्पेंस या ड्रामा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, मिडिल में जो है बहुत ज़्यादा सस्पेंस होगा, ड्रामा होगा, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि भैया इसका क्लाइमैक्स क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पर आ जाता है हमारा एंड। एंड से मतलब क्या होता है कि ड्रामे में कहाँ पर क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उस सब का कंक्लूजन हमारा एंड में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है पोयम का अंत हो जाता है। तो ये तो हमारा नरेटिव नेचर, इसकी पहली विशेषता जो थी वो है इसका नरेटिव नेचर। उसके बाद आ जाइए इम्पर्सनल टोन। इम्पर्सनल टोन मतलब इसमें पोएट की कोई ओपिनियन नहीं होती। ठीक है, कोई ओपिनियन नहीं होती, सही है। इसमें जो है पोइट की अपनी कोई भी ओपिनियन नहीं होती है। ठीक है, और इसमें हमारा जो नेक्स्ट है ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पोइट की अपनी कोई ओपिनियन नहीं होती है, यानी कि वो कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहता है और जो इवेंट होता है सिर्फ उसी चीज को वो डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इम्पर्सनल टोन। इसमें कोई भी पर्सनल टच नहीं होता है, यानी कि जैसे पोइट में कभी कहेगा कि मैंने ऐसा करा, मेरा ऐसा हुआ, मैं ऐसा हूँ, या मेरे लिए ऐसा हुआ, तो मैं शब्द का यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अगले आ जाइए हमारी लैंग्वेज। इसकी लैंग्वेज कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है। ठीक है, इसकी सिंपल लैंग्वेज होती है, प्लेन होती है। ठीक है, इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा प्लेन यूज किए जाते हैं। द लैंग्वेज इज वेरी सिंपल एंड प्लेन वर्ड्स बिकॉज द ऑडियंस द रीडर्स और ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड द प्लॉट स्टोरी इजीली। क्लियर। उसके बाद आ जाइए हमारा एब्रप्ट बिगनिंग। ठीक है, अब पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना प्लीज नहीं भूलिएगा। ठीक है, एब्रप्ट का मतलब होता है कि अचानक, वैसे तो एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, देखिए, और अचानक से मतलब होता है इन मीडिया रेस। ये वर्ड आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि स्टोरी जो है हमारी बीच से स्टार्ट होती है। ठीक है, बिना किसी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन से के बीच से स्टार्ट होती है, और ये मीडिया रेस जो है हमारा एपिक में भी आता है, क्योंकि एपिक भी जो है बीच से स्टार्ट होता है, और इसका मतलब होता है कि कहानी जो है बीच से स्टार्ट होती है और उसकी जो पिछली कहानी है वो सारी की सारी फ्लैशबैक में बताई जाती है। बंदा फ्लैशबैक में जाता है और वहां पर जो है वो अपनी सारी कहानी बता देता है। ठीक है, तो ये थी हमारी एब्रप्ट बिगनिंग। उसके बाद आ जाइए रेपिटेशन एंड रिफ्रेन। रेपिटेशन का मतलब लाइन में दोहराना। ठीक है, दोहराना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हर एक पैरा के बाद या फिर हर एक बात कहने के बाद में जो उन्होंने फर्स्ट लाइन में जो बोला है उस चीज़ को बार बार ये लोग रिपीट करते हैं, जिससे कि बैलेड में लय बनी रहे और जो सुनने वाला है वो जो है उसका जो है इसके लिए इंटरेस्ट बढ़ता रहे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए इसकी थीम। ठीक है, यानी कि बैलेड जो है किस किस सब्जेक्ट को लेकर लिखा जाता था। ठीक है, जैसे कि हमें पता ही है कि सबसे पहला तो आप ये देख लीजिएगा कि इसके अंदर जो है
ब्रेव डीड्स तो है ही हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक 2-3 लाइंस जो बताई थी, तो इसकी पहला जो है ब्रेव डीड, ठीक है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आ जाइए लव, उसके बाद आ जाइए सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट बराबर लीजिएगा जिससे कि आपका रह ना जाए, ठीक है। और उसके बाद डोमेस्टिक क्वारल्स, ठीक है, क्या होते हैं डोमेस्टिक क्वारल, ठीक है। मैं डोमेस्टिक क्वारल के लिए आपको एक छोटा सा एक और उदाहरण देना चाहूंगी। आप सभी लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था चांदनी, और उसमें एक सॉन्ग आता था मैं ससुराल नहीं जाऊंगी डोली रख दो कहार, ठीक है। तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया है कि भाई सास ऐसी हैं, ननंद ऐसी हैं, तो ये थोड़ा सा कटाक्ष और सेटायर है, तो वो भी जो है इस तरीके का होता था। उसके बाद आ जाइए इसका स्टैंजा स्ट्रक्चर। स्टैंजा स्ट्रक्चर जो है इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफ में जाकर समझना पड़ेगा, तो मुझे बोर्ड को क्लियर करना पड़ेगा जिससे मैं उसको अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा सकूं। हाँ जी, तो अब हम अपने आते हैं जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका जो हमारा लास्ट था वो क्या था, स्टैंजा स्ट्रक्चर। इसको समझाने के लिए क्या है कि हमारा जो सबसे पहला है उसमें आता था क्वॉट्रेन। क्वॉट्रेन से मतलब होता है एक 4 लाइन का स्टैंजा। कितने लाइन का? 4 लाइन का इनका स्टैंजा होता था। अब इनका उसमें मीटर क्या होता था, यानी कि देखो यहाँ 4 लाइन है, 1 2 3 4, ठीक है। इनकी पहली लाइन में और तीसरी लाइन में क्या होता था, इयम्बिक टेट्रामीटर, ठीक है। टेट्रा से मतलब होता है 4, ठीक है, टेट्रा से मतलब होता है 4, और इयम्बिक मीटर में आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। जैसे इयम्बिक पेंटामीटर होता है, इयम्बिक टेट्रामीटर होता है, और अगला है हमारा इयम्बिक ट्रीमीटर, ठीक है। ये 3 हो गए, ट्रीमीटर, टेट्रामीटर और पेंटामीटर। ट्रीमीटर में क्या होता है, 3 सिलेबल्स होते हैं, और टेट्रामीटर में 4 सिलेबल्स होते हैं, और पेंटामीटर में 5 सिलेबल्स होते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये सिलेबल्स होते क्या हैं, है ना। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ये सिलेबल्स होते क्या हैं। देखिए हर शब्द जो होता है उसका उसको किसी भागों में बंटा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ददुम है, ददुम जो है वो एक वर्ड है, लेकिन ये बटा कितने में, 2 में, द दुम, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैं अगर आपको टेट्रामीटर समझाऊं, नीचे बताती हूँ, तो हो गया ये द दुम, ये हो गया हमारा एक सिलेबल्स, ठीक है। कितना हो गया हमारा, एक सिलेबल्स। और उसके बाद फिर से मैं लिखूंगी ददुम, फिर से लिखूंगी ददुम, और फिर से लिखूंगी ददुम, ठीक है। अब ये देखिए कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3, और ये हो गया 4। इसका मतलब हो गया ये हमारे कौन सा इयम्बिक मीटर है, ये हमारा इयम्बिक टेट्रामीटर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे 4 भागों में बटा हुआ है। और सिलेबस देखिए इसमें कितने आएंगे, 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें 8 सिलेबल्स हैं। कितने सिलेबल्स हैं, 8 सिलेबल्स हैं। और इसी तरीके से अब हम इनकी जो दूसरी और चौथी लाइंस होती है वो होती है ट्रियामीटर में, इयम्बिक ट्रियामीटर में, यानी कि ददुम ददुम जो है हमें कितनी बार लिखना है, सिर्फ 3 बार। कितनी बार लिखना है, ओनली 3 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 टाइम्स। अब हम इसके सिलेबल्स गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा 6 सिलेबल्स, ठीक है। तो ये हमारा जो है सिलेबल्स कहलाते हैं।
ठीक है। अब इसकी राइमिंग स्कीम पर आ जाइए। इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती थी, मैंने बताया था 4 लाइन का एक स्टेंजा होता है इसमें, ठीक है, और ये 4 लाइन्स का स्टेंजा हो गया, ठीक है। तो इसकी राइमिंग क्या होगी, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी, यानी कि ये तीनों लाइन की राइमिंग अलग होगी, ठीक। उसके बाद बी जो है राइम करेगा हमारे सेकेंड लाइन से, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद जब अगला स्टेंजा हमारा स्टार्ट होगा तो ये राइम करेगा हमारा इससे, फिर ये राइम करेगा हमारा इससे भी और इससे भी, फिर ये राइम करेगा इससे और इससे, फिर बी राइम करेगा हमारा इससे, इससे और इससे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनकी राइमिंग स्कीम होती थी किसकी, बैलेट की, ए बी सी डी, ए बी ए बी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपका ज़रूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्लीज़ इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए और प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत सही से। अब मैं इसको और इरेज करती हूँ क्योंकि मुझे अगली चीज़ जो है वो भी आपको समझानी है, ठीक है। हाँ, अब हम अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है द लिटरेरी बैलेट, ठीक है। दीज आर रिटन बाय द अननोन पोएट्स हु इमिटेट द स्टाइल ऑफ फोक बैलेट्स, यानी कि जो हमारे इंग्लिश के जो जितने भी हमारे पोइट्स थे, जो लिटरेरी बैलेट्स थी वो अननोन पोइट्स होते थे, लेकिन ये लोग क्या करते थे, नकल करते थे किसकी, फोक बैलेट्स की, जो पुराने ज़माने के फोक थे उनकी नकल करते थे। लेकिन जैसे जैसे बैलेट आगे बढ़ा वो क्या हो गया, ज़्यादा पॉलिश्ड हो गया और ज़्यादा आर्टिस्टिक हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसके जो है पोइट्स के नाम भी आने लगे, यानी कि फिर अननोन पोइट्स नहीं हुआ। इंग्लिश जो हमारी लिटरेचर की जो बैलेट्स थे, इंग्लिश के जो बैलेट्स थे उसमें जो है पोइट्स के नाम आने लगे। फॉर एग्जाम्पल ला बैलेट डैम सेंस मर्सी, ये किसने लिखी थी, जॉन कीट्स ने लिखी थी। ये बहुत ही खूबसूरत पोएम थी, है। इसके अंदर ये दिखाया गया है कि एक नाइट्स होता है जो एक सुनसान एरिया में चला जाता है, ठीक है। वहाँ पर वो बिल्कुल अकेला होता है, पीला पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, अपने आप को हिला नहीं पाता है, और वहाँ पर एक लेडी होती है, ठीक है, जो उसको वहाँ पर लेकर के आती है, और उस जैसे और लोग भी वहाँ पर होते हैं। उसके अंदर बिल्कुल भी मर्सी नहीं होती, यानी कि दया नाम की कोई भी चीज़ उस लेडी में नहीं होती है। इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग प्लीज़ इसकी स्टोरी ज़रूर पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके बाद जो है अगली आई है हमारी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर्स, ठीक है। मतलब मैरिनर्स एक ऐसे मल्लाह, ऐसे नाविक की कहानी है, बूढ़ा होता है वो, ठीक है, बहुत ही एक बूढ़ा आदमी होता है, ठीक है, जो क्या होता है एक कश्ती पर सफ़र कर रहा होता है, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है अचानक एक पक्षी जो है वहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है, जिसे ऑल्बर्ट रॉस कहते हैं। क्या नाम होता है पक्षी का, ऑल्बर्ट रॉस, ठीक है, ये पक्षी का नाम होता है। ठीक है, ये पक्षी जो होता है, ये जो होता है ये मान के चलिए कि उसको बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है कि भाई हम सफ़र में हैं और हमें ये पक्षी दिखाई पड़ा, इसके ज़रूर कोई ना कोई शुभ संकेत ही होंगे, यानी कि हमारी यात्रा अच्छी जाएगी। लेकिन वो जो ओल्ड मैरिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एरो से या अपनी जो भी उनका धनुष्वाण जो भी होता है वो इस पक्षी को जो है मार देते हैं, ठीक है। जब ये पक्षी मर जाता है उसके फौरन बाद ही समुद्र के अंदर तूफान आ जाता है, ठीक है, और उसके लिए उनको सज़ा मिलती है कि इन्होंने पक्षी को मारा। उसकी सज़ा उनकी ये होती है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी कहानी जो है दूसरों को सुनाते हुए गुजारनी है। उसके बाद तीसरी स्टोरी आती है हमारी लूसी ग्रे, जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, और द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर लिखी है सैमुअल
ट्रॉय कॉलब्रिज ने, ठीक है। तो लूसी ग्रे भी जो है बहुत अच्छी कहानी होती है। लूसी ग्रे की कहानी ये होती है कि लूसी ग्रे एक छोटी सी बच्ची होती है जो बहुत रात में, एक बर्फीली रात होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही होती है, उसके पेरेंट्स बाहर होते हैं और वो जो है एक लालटेन लेकर के अपनी माँ को ढूंढने जाती है। लेकिन जब सुबह होती है वो वापस ही नहीं आती है। लोग जब उसे ढूंढने जाते हैं तो उसके पैरों के निशान तो मिलते हैं, लेकिन वो एक ब्रिज पे आकर उसके निशान ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि ये कहा जाता है वहाँ ब्रिज पे आकर वो जो है लूसी ग्रे जो है वहाँ पर गिर गई होगी या मर गई होगी। लेकिन जो विलेज के लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि लूसी मरी नहीं है, वो अभी भी इन वादियों में चलती फिरती दिखाई देती है, यानी कि वो अभी भी जीवित है। तो बच्चों ये तो था हमारा बैलेड, ठीक है। आई होप आपको बैलेड अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। मैंने बैलेड के बारे में बता दिया है। नरेटिव पोयम होती है, ये स्टोरी होती है इसके अंदर, ठीक है। और एम्बिक, टेट्रामीटर और ट्रीमीटर यूज होता है इसके अंदर, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और की नोट्स मैंने बताया कि इसके अंदर क्या होता है कि पोएट अपनी ओपिनियन नहीं रख सकता, जो इवेंट्स होते हैं वही होते हैं, सब्जेक्ट जो होते हैं वो लव पर होता है, ब्रेवरी डीड्स होते हैं, सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं, या डोमेस्टिक क्वारल होता है, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए कि आपको वीडियो है, आप उसको अगर आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली है तो आप प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा। और एक बात और कि ये जो है इसका कोई फादर फिक्स नहीं है, क्योंकि ये हमारे बहुत जनरेशन टू जनरेशन गाते हुए लोग चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका कोई भी फादर फिक्स्ड नहीं है, सही है। तो पहले ये है इसको डांस में लिया जाता था, लोग इसके लिए डांस किया करते थे, लेकिन लास्ट में आते आते ये बैलेड जो है गीत में हो गया। डांस तो अभी भी होता है इन गानों पर, लेकिन पहले जो है ये लोग जो है अपनी स्टोरी जो है डांस करके ही इसको बताया करते थे। तो बच्चों ये था बैलेड। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जिसको भी समझ आया है, जिसके भी काम का है, इतना सा भी अगर आप लोगों को फ़ायदा है इस वीडियो से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज यू आर माई डियर स्टूडेंट्स एंड आई हैव टू नो कि you can understand me or not, you are liking my teaching method or not, ठीक है। तो प्लीज़ राइट कमेंट, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त देती हूँ। थैंक यू वेरी मच।